क्या शिमला समझौते को रद्द करने की बात करके पाकिस्तान ने अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली है? क्या शिमला समझौता पाकिस्तान के लिए वो सुरक्षा कवच था जिसके हटते ही पाकिस्तान को खुद को बचाना मुश्किल हो जाएगा? इन सारे सवालों का जवाब आज हम खंगालेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और मैं हूं शांता सिंह। शिमला समझौता कैसे पाकिस्तान के लिए वरदान साबित हुआ था, इसे समझने के लिए आपको हम एक कूटनीतिक घटना के बारे में बताते हैं। शिमला समझौते के समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो थे और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। उस समय पाकिस्तान एक हारा हुआ, विभाजन का मारा हुआ देश था। कायदे से शिमला समझौते में अपर हैंड भारत का होना चाहिए था, क्योंकि भारत विजेता था। भारत एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा था। लेकिन बातचीत और सुलह समझौते की टेबल पर पाकिस्तान वो करवा लेने में कामयाब रहा जो उसके दिल और दिमाग में था। पाकिस्तान अपनी इस भूमि को वापस चाहता था जो युद्ध में उसने गंवा दी थी और जिस पर भारत का कब्जा हो गया था। पाकिस्तान के सामने दो विकल्प थे, या तो वो अपनी हारी हुई जमीन वापस ले ले या युद्धबंदी बने हुए हारे हुए सैनिकों को वापस ले ले। भुट्टो ने पहला विकल्प चुना और अपनी हारी हुई जमीन पर दांव आजमाया और इसी पॉइंट पर इंडिया एक कूटनीतिक लड़ाई हार गया था। जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर अली भुट्टो, जो बाद में पाकिस्तान की प्रधानमंत्री भी बनी, उन्होंने अपनी आत्मकथा डॉटर ऑफ द ईस्ट में इस घटना की चर्चा की है। शिमला समझौते के वक्त भुट्टो के साथ उनकी 19 साल की बेटी बेनजीर भी शिमला पहुंची हुई थी। बेनजीर अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि जब मेरे पिता जुल्फिकार अली भुट्टो समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद अपने कमरे में दाखिल हुए तो मैंने उनसे पूछा कि आपने युद्ध बंदियों की जगह युद्ध में हारी हुई जमीन को प्राथमिकता क्यों दी। मैंने इसलिए पूछा क्योंकि मैं हैरान थी कि युद्ध बंदियों के परिजन बहुत बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। तब भुट्टो ने कहा कि उन्होंने भारतीय कब्जे वाली जमीन की मांग की, क्योंकि युद्धबंदी एक मानवीय मुद्दा है और भारत चाहकर भी युद्धबंदियों को हमेशा के लिए नहीं रख सकता। आज नहीं तो कल उसे उन युद्धबंदियों को रिहा करना ही होगा। वो नहीं चाहेगा तो भी अंतर्राष्ट्रीय जनमत उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देगा। लेकिन जमीन का सवाल कोई मानवीय सवाल नहीं है और इस पर अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति काम नहीं आएगी। आज शिमला समझौते के 53 साल बाद अगर पीछे मुड़कर देखें तो दो बातें साफ होती हैं। पहली बात यह कि युद्ध भूमि में तब पाकिस्तान हारा था, हमारे सैनिक जीते थे, लेकिन कूटनीतिक वार्ता की टेबल पर पाकिस्तान जीत गया था और हमारे नेता हार गए थे। भुट्टो अपनी कूटनीति में कितने स्पष्ट थे, उनके इस बयान से आप समझ सकते हैं, जिसे उन्होंने शिमला समझौता करके पाकिस्तान लौटने के बाद दिया था। भुट्टो ने पश्चिमी जॉर्डन पर 1967 में इजराइल के कब्जे का हवाला देकर कहा था कि 5 साल से लगातार कोशिश के बावजूद अरब अपनी जमीन वापस नहीं ले पाए, लेकिन मुझे मेरी ये जमीन 5 महीने से भी कम समय में मिल गई। 1971 की दिसंबर में युद्ध हुआ था जिसमें पाकिस्तान हारा था और 1972 की जुलाई में शिमला समझौता हुआ था। उसमें दोनों देशों ने जो कुछ तय किया था उसे पाकिस्तान ने उसके बाद से ही तोड़ना शुरू कर दिया था। दोनों देश जैसे एक दूसरे की सीमाओं का सम्मान करेंगे, ये बात तय थी और सीज फायर को मानेंगे, लेकिन पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन करता रहता है। दूसरी बात, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में वो दखल नहीं देंगे, लेकिन पाकिस्तान इससे भी बाज नहीं आता है। आप याद कीजिए कि जब भारत ने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म किया था तो पाकिस्तान को दौरे पर दौरे पड़ रहे थे। वो पूरी दुनिया में घूम घूम कर छाती पीट रहा था, लेकिन उसके अनर्गल प्रलाप पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। शिमला समझौते में दोनों देशों ने तय किया था कि वो एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, राजनीतिक आजादी और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, लेकिन पाकिस्तान ये नहीं करता। कुछ समय पहले ही पाकिस्तानी आर्मी के प्रमुख असीम मुनीर ने यह भाषण दिया कि कैसे हिंदू और मुसलमान अलग अलग हैं और कैसे द्विराष्ट्र सिद्धांत स्वाभाविक था। वैसे पाकिस्तान कैसे भारत के अंदरूनी मामलों में दखल देता है, इसके लिए बहुत अतीत में जाने की जरूरत नहीं है। शिमला समझौते में दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि एक दूसरे के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इससे बचेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने जब देख लिया कि आमने सामने की लड़ाई में वो नहीं जीत पाएगा, तो आतंकवादियों के जरिए उसने हमारे देश के खिलाफ लगातार छद्म युद्ध किए हैं, जिसमें एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल हुआ है। शिमला समझौते में यह भी तय हुआ था कि दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ दुष्प्रचार नहीं करेंगे और रिश्ते सुधारने के लिए जानकारियां इकट्ठी करेंगे। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान ने क्या किया। वो लगातार
भारत के खिलाफ दुष्प्रचार में लगा हुआ है। दोनों देशों ने यह भी तय किया था कि शांति और सहयोग का रास्ता चुनेंगे। फिर भी 1999 में करगिल का युद्ध पाकिस्तान ने छेड़ दिया। इससे इतना तो साफ हो जाता है कि पाकिस्तान शिमला समझौते के मर्यादा से कभी भी बंधा नहीं रहा, जबकि भारत ने इसे द्विपक्षीय संबंधों की लक्ष्मण रेखा मानकर हमेशा सम्मान किया। अब जब पाकिस्तान ने खुद ही शिमला समझौते से बाहर निकलने का फैसला किया है, तो दरअसल वो उसी टहनी को काट रहा होगा जिस पर बैठा है। ऐसी स्थिति में भारत नियंत्रण रेखा को बदलने के लिए स्वतंत्र हो सकता है। शिमला समझौते की मर्यादा भारत को कई बार पाकिस्तान को करारा जवाब देने से रोक लेती है, लेकिन पाकिस्तान बार बार अपने बदमाशियों और आतंकी हरकतों की इंतहा कर बैठता है। नतीजा ये होता है कि भारत को मजबूरन उसे जवाब देना पड़ता है। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र अपने पड़ोस में स्थित दुनिया के सबसे असभ्य और बदमिजाज देश को सबक सिखाने के लिए मजबूर हो जाता है। इसी कारण भारत को कभी सर्जिकल स्ट्राइक करनी पड़ती है, तो कभी एयर स्ट्राइक, कभी ऑपरेशन पराक्रम चलाना पड़ता है। दरअसल पाकिस्तान की बुरी नजर सियाचिन पर थी। वो भूल गया था कि भारत ने कैसे 1972 के शिमला समझौते से उसे अभय दान दिया था। बात 1984 की है, जब 13 अप्रैल को भारत की फौज ने ऑपरेशन मेघदूत चलाया, जिसमें इंडियन एयरफोर्स की सबसे अहम भूमिका थी। ऑपरेशन मेघदूत से भारत ने दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर अपना पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित करके पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये वो दौर था जब पाकिस्तान ने कश्मीर में दखल देना शुरू कर दिया था और इस दखल अंदाजी के लिए उसने आतंकवाद का सहारा लिया था। उसके बाद से जब जब भारत ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की, वो दुनिया के सामने भागा भागा पहुंचता है। लेकिन अब की बार अगर पाकिस्तान शिमला समझौते से निकल जाता है, तो वैश्विक शक्तियां भी इसकी कुछ भी मदद नहीं कर सकती, क्योंकि आज पाकिस्तान का शुभचिंतक कोई भी देश नहीं है, चीन भी नहीं है, और अमेरिका से थोड़ी बहुत उसकी उम्मीदें रही भी होंगी तो इसे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक बयान ने मिट्टी में मिला दिया। ख्वाजा आसिफ ने कबूल किया है कि पाकिस्तान पिछले 30 सालों से आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है और उन्हें ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए गंदे काम करता आ रहा है। आज भारत के रिश्ते परस्पर विरोधी देशों के साथ भी काफी बेहतर हैं। वो अमेरिका हो या रूस हो, वो फ्रांस हो या यूक्रेन हो, वो इजराइल हो या ईरान हो। अगर मुस्लिम देशों की बात करें तो आज अरब देशों में कोई नहीं है जो पाकिस्तान का साथ दे। जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद ये डर था कि इस पर दुनिया की क्या प्रतिक्रिया होगी, लेकिन भारत इस लिटमस टेस्ट में पास हो गया और ये साबित कर दिया कि दुनिया कश्मीर को भारत के नजरिए से देखती है, पाकिस्तान के नजरिए से नहीं। इसलिए अब शिमला समझौते के बगैर जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने होंगे तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। एक तो ऐसे ही वो दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है, तब हालात और खराब हो जाएंगे। दरअसल शिमला समझौते को तो भारत को खत्म करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने इसे रद्द करने की बात करके भारत की बहुत बड़ी मदद कर दी है। 1971 के पाकिस्तान से युद्ध में भारत ने जो कुछ हासिल किया था, उसे 1972 के शिमला समझौते में उसने गंवा दिया था। वो समझौता कैसे हुआ था उसके बारे में बिल्कुल शुरू में आपने बेनजीर भुट्टो के माध्यम से जान ही लिया था। अब उसे विस्तार से समझ लीजिए। 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौते के 50 साल पूरा होने पर हिंदुस्तान टाइम्स में क्रिस्टोफर क्लेरी ने एक आर्टिकल लिखा था, जिसका हेडर था द शिमला एग्रीमेंट एन इम्परफेक्ट पीस। इसमें शुरुआत में वो लिखते हैं कि ऐसी तब धारणा थी और अब भी है कि भारत ने एक बहुत बड़ी सैनिक जीत को गंवा दिया है। बीबीसी के एक आर्टिकल के मुताबिक तब भारत की तरफ से बातचीत करने वाले अधिकारी के.एन. बख्शी के मुताबिक उस वक्त पूरी दुनिया की राय भारत के पक्ष में थी, फिर भी भारत ज्यादा हासिल नहीं कर सका। तब ऐसा लग रहा था मानो हिंदुस्तान अपनी जीत पर शर्मिंदा हो और वह समझौता करने की तेजी में पाकिस्तान के सामने झुका जा रहा हो। उदय बालाकृष्णन ने द हिंदू में एक लेख लिखा था जिसका शीर्षक था अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी इन 1971 वेयर इंदिरा गांधी अर्ड, यानी 1971 में एक गंवाया हुआ मौका जहां इंदिरा गांधी ने गलती की। बिल्कुल शुरुआत में ही उदय बालाकृष्णन लिखते हैं कि 1971 की विजय को इंदिरा गांधी पाकिस्तान से एक दीर्घगामी शांति में बदलने में नाकाम रही। पाकिस्तान के टुकड़े हुए सो हुए, लेकिन उससे आगे 1971 के युद्ध में भारत ने अपने दम पर पाकिस्तान के 5000 वर्ग मील क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और उसकी 1/4 फौज को
युद्धबंदी बना लिया था। पाकिस्तानी सैनिक जो युद्धबंदी बनाए गए थे उनकी संख्या 93,000 थी। लेकिन तब की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बहुत आसानी से दोनों चीजें लौटा दी। तब कई समस्याओं का हल निकालने का भारत के पास मौका था। भारत के कश्मीर के जिस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है, वो कब्जा छुड़वाने के लिए भारत कूटनीतिक दांव चल सकता था, लेकिन नहीं चला। दरअसल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और उनकी विदेश नीति पर सलाहकार मंडली उस जुल्फिकार अली भुट्टो की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई, जो 1000 साल तक भारत से युद्ध करने की बात करते थे। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने उस जुल्फिकार अली भुट्टो पर भरोसा कर लिया था, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इतने अविश्वसनीय व्यक्ति थे कि उनकी मां भी उन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती थी। लेकिन भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले भुट्टो की जुबान पर अमृत चढ़ा हुआ था। उन दिनों वो बहुत ज्यादा मीठी बातें करने लगे थे। वो दोनों देशों के बीच दूध और शहद की नहरें बनाने की बातें कर रहे थे। बेशक वो बातें सुनने में कानों को मधुर संगीत की तरह लग सकती थी, लेकिन कूटनीति में तो यही देखा जाता है कि सिर्फ सोने का घड़ा मत देखो, बल्कि ये देखो कि उसके अंदर कहीं जहर तो नहीं भरा है। भारत सरकार तब भुट्टो की शहद में सनी हुई जुबान ही देख रही थी। दिल में बैठे अपमान के जहर को वो नहीं देख पाई और इस तरह 1971 में कड़ाके की इस ठंड में भारत के 39,000 वीर जवानों की शहादत व्यर्थ चली गई। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि हमारे वीर योद्धाओं ने युद्ध भूमि में विजय प्राप्त कर ली, लेकिन कूटनीति में हमारे नेता हार गए। बोले भारत की इस वीडियो में आज इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही कुछ बड़ी खबरों के विश्लेषण के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।